देखिए, आज हमें बात करनी है ऐसे मामलों पर जो सीधे हमारे देश की डेमोक्रेसी ही नहीं बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा करते हैं। सवाल है कि विरोध का अधिकार कहां तक मिलना चाहिए और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है। और यही सवाल आज सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी है। देखिए, प्रोटेस्ट करना यानी विरोध जताना तो ये डेमोक्रेटिक राइट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात संसद के आसपास के इलाके की हो तो ये देश के सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन में गिना जाता है। बिल्कुल, और वहां प्रोटेस्ट के लिए जो जगह, रास्ता और सुरक्षा निर्देश तय होते हैं उनका पालन करना संगठन और प्रदर्शनकारी दोनों की बराबर जिम्मेदारी बनती है। एक बात और जोड़ूं तो आजकल भीड़ का टेम्परामेंट कभी भी बदल सकता है। सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और प्रोवोकेशन, इन दोनों की वजह से हालात कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो सकते हैं। और यही ठीक जंतर मंतर में भी हुआ था। इससे पहले कि हम सबको डेटा बताएं, पहले ये याद दिला देते हैं कि 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान असल में हुआ क्या था। सही कहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोटेस्टर्स ने पुलिस बैरिकेड तोड़े, पुलिस और आरएएफ ऑफिसर्स पर हमला हुआ, पत्थरबाजी हुई, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ हुई, गाड़ियां तोड़ी गई और प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को भी नहीं माना। यानी वो ये कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन या पीसफुल प्रोटेस्ट भर नहीं रहा। भीड़ ने तय सीमाएं पार की, सुरक्षा एजेंसियों को सीधी चुनौती मिली। इसी के बाद देश भर में प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज भी हुई। अब यहीं से डेटा वाला हिस्सा शुरू होता है। हिंसा के बाद पुलिस ने जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की उसका नाम है FRS वैन, यानी फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम वैन। सीधी भाषा में समझे तो ऐसी गाड़ियां जिनमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे होते हैं, जो मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे स्कैन करके सीधे पुलिस के क्रिमिनल डेटाबेस से मिलान यानी करती है। और इस मैचिंग का नतीजा सामने आया संसद में पेश एक डॉक्यूमेंट के जरिए, जिसमें कुल 2873 लोग ऐसे पहचाने गए जिनका पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज था। चलिए एक एक कैटेगरी समझते हैं। सबसे गंभीर मामलों से शुरू करें, यानी मर्डर यानी हत्या के मामलों से जुड़े 101 लोग, अटेम्प्ट मर्डर यानी हत्या की कोशिश में 62 लोग, डकैती और लूट के मामलों में सबसे बड़ी संख्या मिली, पूरे 284 लोग पकड़े गए हैं। और अब वो आंकड़े जो सबसे ज्यादा चिंता की बात है, यानी रेप के मामलों में 61 लोग। पॉक्सो अधिनियम बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से सुरक्षा देने वाला कानून, उसके तहत 6 लोग, और महिलाओं से छेड़छाड़ यानी मोलेस्टेशन में 25 लोग पहचाने गए। इन तीनों को साथ जोड़कर देखिए। ऐसे प्रदर्शन स्थल पर जहां आम नागरिक, महिलाएं और परिवार तक मौजूद रहते हैं, वहां इतने गंभीर रिकॉर्ड वाले, क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों की मौजूदगी को कैसे हल्के में लिया जा सकता है। आगे बढ़े तो आर्म्स एक्ट यानी हथियार से जुड़े मामलों में 229 लोग, स्नैचिंग यानी छीना झपटी में 135, किडनैपिंग 19 और NDPS एक्ट यानी नशीले पदार्थों से जुड़ा कानून, उसके तहत 67 लोग। और बाकी बचे 1884 लोग IPC और BNS यानी भारतीय दंड संहिता, नए आपराधिक कानूनों और अन्य विशेष कानूनों से जुड़े मामलों में शामिल पाए गए। सबको जोड़ दे तो कुल आंकड़ा बनता है 2873। अब बात करते हैं उन 25 सिलेक्टेड प्रोफाइल्स की जो रिकॉर्ड्स में एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई गई है। इन सभी लोगों की पहचान गोपनीय रखी गई है, लेकिन उनके खिलाफ दर्ज मामलों और धाराओं की जानकारी सामने रखी गई है। प्रोफाइल 1 में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके खिलाफ 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 5 क्रिमिनल केसेस दर्ज बताए गए। इनमें धारा 302 IPC के तहत, धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू, धारा 324 और 325 के तहत जानलेवा हमला और गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप, साथ ही धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी जान से मारने की धमकी से जुड़े मामले शामिल थे। प्रोफाइल 2 की बात करें तो 2 अलग अलग केसेस दर्ज बताए गए। इस व्यक्ति के रिकॉर्ड में रॉबरी के दौरान चोट पहुंचाना, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की धारा 27 तक शामिल थी। यानी यह व्यक्ति सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि वायलेंट क्राइम और इलीगल वेपन से जुड़े मामलों में भी नामजद था। प्रोफाइल 3 में धारा 302/34 IPC का जिक्र मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो मर्डर और कॉमन इंटेंशन के तहत दर्ज मामला। चौथी प्रोफाइल में
के साथ धारा 201 आईपीसी भी दर्ज थी, जो क्राइम के सबूत मिटाने या एविडेंस डिस्ट्रॉय करने से जुड़ी धारा मानी जाती है। प्रोफाइल 4 को देखें तो ये और भी गंभीर नजर आती है। इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 7 मामले दर्ज बताए गए। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसमें अटेम्प्ट टू आर्म्स एक्ट की धारा 25, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, हर्ट, महिलाओं के खिलाफ अपराध और यहाँ तक की धारा 377 तक का जिक्र मिलता है। यानी एक ही व्यक्ति के खिलाफ वायलेंट क्राइम, वेपन ऑफेंस और सेक्सुअल ऑफेंसेस से जुड़े कई मामले दर्ज होने का दावा किया गया है। प्रोफाइल 5 में अटेम्प्ट टू का रिकॉर्ड था। 7वीं प्रोफाइल में कुल 8 मामले दर्ज बताए गए। इनमें अटेम्प्ट टू रॉबरी, ग्रीवियंस हर्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और आर्म्स एक्ट से जुड़े आरोप शामिल थे। यानी ये व्यक्ति वायलेंट क्राइम और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी दोनों तरह से मामलों से जुड़ा हुआ था। प्रोफाइल 6 की बात करें, रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ अटेम्प्ट टू का मामला दर्ज बताया गया। इसमें धारा 307/34 आईपीसी का उल्लेख है। धारा 307 आईपीसी की कोशिश से संबंधित है, जबकि धारा 34 कॉमन इंटेंशन यानी साझा आपराधिक इरादे को दर्शाती है। यानी यह मामला एक से अधिक लोगों द्वारा मिलकर की गई की कोशिश से जुड़ा हुआ बताया गया है। प्रोफाइल 7, ये प्रोफाइल काफी गंभीर नजर आती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 8 क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। इनमें धारा 308 के तहत कल्पेबल होमिसाइड की कोशिश, धारा 323 के तहत मारपीट और धारा 394 और 397 के तहत रॉबरी और रॉबरी के दौरान हथियार का इस्तेमाल, धारा 341 के तहत रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धारा 307 के तहत अटेम्प्ट टू मर्डर, धारा 326 के तहत डेंजरस वेपन से गंभीर चोट पहुंचाना, धारा 212 के तहत ऑफेंडर को शेल्टर देना, धारा 12(0)(b के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 54, 59 तक शामिल थी। यानी इस प्रोफाइल में वायलेंट क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी, कॉन्स्पिरेसी और इलीगल वेपन से जुड़े कई गंभीर आरोप एक साथ दर्ज बताए गए। प्रोफाइल 9 ये पूरी लिस्ट की सबसे ज्यादा केसेस वाले प्रोफाइल्स में से एक है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 23 क्रिमिनल केसेस दर्ज थे। इनमें धारा 356 के तहत स्नैचिंग, धारा 379 के तहत थेफ्ट, धारा 411 के तहत स्टोलन प्रॉपर्टी रखना, धारा 392 के तहत रॉबरी और धारा 393 के तहत रॉबरी की कोशिश से जुड़े मामले शामिल थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 का भी जिक्र मिलता है। यानी एक ही व्यक्ति का नाम स्नैचिंग, थेफ्ट, रॉबरी, अटेम्प्ट और इलीगल वेपन से जुड़े कुल 23 मामलों में दर्ज बताया गया। प्रोफाइल 8 में बीएनएस के तहत अटेम्प्ट टू का रिकॉर्ड दर्ज था। 9वीं प्रोफाइल सबसे चौंकाने वाली प्रोफाइल्स में से एक थी। इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 23 क्रिमिनल केसेस दर्ज बताए गए। इनमें स्नैचिंग, थेफ्ट, रॉबरी, अटेम्प्ट, स्टोलन प्रॉपर्टी और आर्म्स एक्ट तक की धाराएं शामिल थी। एक व्यक्ति और 23 क्रिमिनल केसेस, ये संख्या अपने आप में बहुत कुछ बताती है। प्रोफाइल 10 में रॉबरी, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, स्टोलन प्रॉपर्टी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़े 3 मामले दर्ज बताए गए। 11वीं प्रोफाइल में थेफ्ट, रॉबरी और स्टोलन प्रॉपर्टी रखने से जुड़े आरोप थे। 12वीं प्रोफाइल में रॉबरी के दौरान गंभीर चोट पहुंचाने और डेडली वेपन के इस्तेमाल की धाराएं दर्ज थी। प्रोफाइल 12, इस प्रोफाइल में धारा 394 और 397 आईपीसी का जिक्र मिलता है। ये धाराएं रॉबरी के दौरान चोट पहुंचाने और डेडली वेपन के इस्तेमाल से जुड़ी मानी जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये मामला एक वायलेंट रॉबरी से संबंधित था, जहां हथियार के इस्तेमाल का भी आरोप दर्ज था। प्रोफाइल 13, ये प्रोफाइल सेक्सुअल ऑफेंस कैटेगरी में रखी गई है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 2 मामले दर्ज थे। इनमें धारा 376 आईपीसी के तहत रेप, धारा 372 और 373 के तहत सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ट्रैफिकिंग से जुड़े आरोप, आईटीपी एक्ट की धारा 3, 4, 5 और 6 के तहत इमोरल ट्रैफिकिंग से संबंधित मामले और धारा 365 और 344 के तहत किडनैपिंग और इलीगल कन्फाइनमेंट के आरोप शामिल थे। यानी एक ही प्रोफाइल में रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इलीगल डिटेंशन जैसे गंभीर आरोपों का जिक्र मिलता है। प्रोफाइल 14, रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ 2 मामले दर्ज थे। इनमें धारा 363 आईपीसी के तहत किडनैपिंग, धारा 376 के तहत रेप, धारा 323 के तहत हर्ट और धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन के आरोप शामिल थे। यानी किडनैपिंग और रेप दोनों से जुड़े आरोप इस प्रोफाइल में दर्ज बताए गए। प्रोफाइल 15, इस
प्रोफाइल में भी सेक्सुअल ऑफेंस कैटेगरी का रिकॉर्ड मिलता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ धारा 376 आईपीसी के तहत रेप का मामला दर्ज था। इसके अलावा धारा 506 आईपीसी के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन और एनडीपीएस एक्ट की धारा 27/61/85 के तहत नारकोटिक्स से जुड़े मामले का भी जिक्र है। यानी ये प्रोफाइल सेक्सुअल ऑफेंस और ड्रग रिलेटेड ऑफेंस दोनों कैटेगरीज में आती है। प्रोफाइल 16 में महिला की गरिमा पर हमला, मोलेस्टेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और अपमान से जुड़ी धाराएं दर्ज थी। 17वीं प्रोफाइल में सेक्सुअल हैरेसमेंट या मोलेस्टेशन के साथ दिल्ली एक्सरसाइज एक्ट से जुड़े मामले दर्ज बताए गए। प्रोफाइल 18 में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर सेक्सुअल ऑफेंस का रिकॉर्ड था। 19वीं प्रोफाइल में पॉक्सो एक्ट के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल इंटिमिडेशन से जुड़े आरोप दर्ज बताए गए। यानी बच्चों के खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंसेस से संबंधित गंभीर धाराओं का जिक्र इन प्रोफाइल्स में भी मिलता है। प्रोफाइल 20 में किडनैपिंग और किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंधक बनाकर रखने से जुड़े मामले दर्ज थे। 21वीं प्रोफाइल में किडनैपिंग के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से जुड़े आरोपों का उल्लेख मिलता है। ये प्रोफाइल एनडीपीएस और एक्साइज एक्ट से जुड़ी थी। इस व्यक्ति के खिलाफ कुल 10 मामले दर्ज बताए गए। 23वीं, 24वीं और 25वीं प्रोफाइल में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स और ड्रग्स से जुड़े रिकॉर्ड्स का जिक्र मिलता है। एक प्रोफाइल में कैनबिस से संबंधित मामला भी दर्ज बताया गया है। प्रोफाइल 24, इस प्रोफाइल में एनडीपीएस एक्ट से संबंधित रिकॉर्ड का उल्लेख है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 61, 85 दर्ज थी। धारा 20 आमतौर पर कैनबिस और उससे जुड़े ऑफेंसेस से संबंधित मानी जाती है। यानी ये प्रोफाइल कैनबिस या अन्य नार्कोटिक्स से जुड़े आरोपों से संबंधित बताई गई है। प्रोफाइल 25, आखिरी प्रोफाइल में भी एनडीपीएस एक्ट के तहत नारकोटिक्स से संबंधित रिकॉर्ड्स का जिक्र मिलता है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस व्यक्ति के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 27/61/85 दर्ज थी। यानी ये व्यक्ति भी नशीले पदार्थों से जुड़े कानूनी मामलों में नामजद बताया गया। अब यहाँ एक जरूरी बैलेंस भी बनाना होगा। सिर्फ एफआरएस या पुलिस रिकॉर्ड के मिलान हो जाना इसका मतलब दोष सिद्ध होना यानी अपराध साबित होना नहीं है। इस मामले की स्वतंत्र जांच वेरिफिकेशन होगी। बिल्कुल सही, और यही वजह है कि पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ घटना हो जाने के बाद कार्रवाई करना नहीं है। असली जिम्मेदारी है संभावित हिंसा, भगदड़ और सुरक्षा उल्लंघन को पहले से ही रोकना। लेकिन जरा सोचिए, अगर एक अनकंट्रोल्ड मॉब संसद तक पहुंच जाए और वहां तोड़फोड़, आगजनी या भगदड़ जैसी स्थिति बन जाए तो जवाब किससे मांगा जाएगा? सुरक्षा एजेंसियों से ही ना। इसीलिए पुलिस मूक दर्शक नहीं रह सकती, गुड़िया की तरह वहां खड़ी नहीं हो सकती। उसे कानून के दायरे में रहते हुए जरूरी और प्रोपोर्शनेट कार्रवाई करनी ही होती है। पुलिस की हर कार्रवाई का फेयर रिव्यू होना चाहिए, पर नेशनल सिक्योरिटी के कॉस्ट पर नहीं। ट्रांसपेरेंसी दोनों तरफ से बनी रहनी चाहिए, लेकिन संसद जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर मैसेज एकदम साफ है कि लोकतांत्रिक विरोध का पूरा सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उसी के साथ एनआरकी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की सुरक्षा से समझौते को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। विरोध का अधिकार अपनी जगह है और संसद की सुरक्षा का दायित्व अपनी जगह। दोनों के बीच की लक्ष्मण रेखा हर किसी को समझनी होगी। अब दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।